Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10th and 12th. तो ये जो G20 का टॉपिक है दोनों क्लासेस में ऐड हुआ है, 10th में भी ऐड हुआ है, 12th में भी ऐड हुआ है एंड बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिग्निफिकेंस करना है और ऑब्जेक्टिव्स करने हैं G20 के. सबसे पहले अगर हम बात करें G20 की तो यहाँ पे 20 का क्या मतलब है. अगर मैं इस 20 की बात करूँ तो ये 20 का क्या मतलब है, ठीक है. अगर हम देखें G20 तो G20 में जो ये 20 है इसका मतलब ये है कि ये इसमें 20 कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है. ये G20 में 20 कंट्रीज इन्वॉल्व है एंड इनमें से एक कंट्री जो है वो इंडिया है. सो इट इज 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. क्लियर, दिस इज व्हाट G20 मीन्स, ठीक है. G20 है क्या? इट इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ गवर्नमेंट. क्या है? इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. तो जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है इन 20 कंट्रीज की, उसके लिए एक इंटरनेशनल फोरम है फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है. तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन हो गया. यूरोपियन यूनियन आपने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था. तो ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिला के उन 19 कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया भी है, ठीक है. तो इन सबकी गवर्नमेंट के लिए और इन सबके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए एक इंटरनेशनल फोरम है विच इज G20, ठीक है. अब ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था. क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस टू द लेट 1990s. तो 1990s के बाद जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड ने फेस किए थे, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने और इन 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ने एक इंटरनेशनल फोरम बनाया था मिलके, जिसको G20 बोला गया है. क्लियर. अब इसका एम क्या था? इस पूरे G20 के ग्रुप का एम क्या था? टू डिस्कस पॉलिसी जिसमें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके. क्या पॉलिसी डिस्कस करनी थी? पॉलिसीज जिसमें हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके, ठीक है. अब G20 के फंक्शंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है? अब G20 है क्या समझ आ गया? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट थी 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन की, और उन 19 कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया भी है, ठीक है, प्लस सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की एक फोरम बनाई गई थी टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमने नहीं पूरे वर्ल्ड ने फेस किए थे 1990s में, ठीक है. और उस फोरम को नाम दिया गया था G20, ठीक है, गवर्नर ऑफ 20, ठीक है, 20 कंट्रीज विच इज 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या थे G20 के? सबसे पहला था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमें प्रमोट करना है, और हमारे साथ साथ वो 19 कंट्रीज जो है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन वो भी प्रमोट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है. तो यहाँ पे हमें वो सारे इश्यूज को, ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है वो करने, वो सारे इश्यूज को प्रमोट करना है, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करना है जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है. सो एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, द G20 वर्क्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. फिर नेक्स्ट क्या था? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है. सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ग्लोबली सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. तो दिस इज फोस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ G20, ठीक है. अब G20 का बेसिकली एम क्या है? वो सारी पॉलिसीज डेवलप कराना जिससे वो 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन जो है फाइनेंशियली ग्रो कर सके, इकोनॉमिकली ग्रो कर सके, उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके, ठीक है. और थर्ड क्या है? कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, किसके साथ कोऑपरेट करना है? आपस में जितनी भी कंट्रीज इस फोरम का, इस इंटरनेशनल फोरम का पार्ट है, इनको आपस में कोऑपरेट करना है, आपस में कोऑर्डिनेट करना है रिलेटेड टू मेजर इकोनॉमिक्स टू एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस इफेक्टिवली. तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली ओवरकम करने के लिए, उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो ग्लोबली ये कंट्रीज फेस कर रही हैं, उसके लिए इन लोगों को आपस में कोऑपरेट करना है और आपस में कोऑर्डिनेट करना है. क्लियर. फिर आता है
सिग्निफिकेंस ऑफ G20 इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अब क्या सिग्निफिकेंस है G20 का ग्लोबल इकोनॉमी में? सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस याद कर लो, ठीक है। G20 में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल रोल क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। कैसे होगा ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस? बाय अरेंजिंग डिस्कशन ऑन वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। तो ग्लोबली जो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री को नहीं, जो ग्लोबली आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करनी है सारी पॉलिसीज की, उन इकोनॉमिक क्राइसिस को हम ओवरकम कैसे करें, ठीक है। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है? मिटिगेटिंग फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज। जितनी भी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं उनको मिटिगेट करना है, ठीक है। अब जो G20 है, G20 में जितनी भी कंट्रीज है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है टू ओवरकम ऑल दी फाइनेंशियल क्राइसिस, टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा स्टेबल हो सके, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद G20 का एक और काम है, जो इनइक्वालिटीज कंट्रीज फेस कर रही है, उस इनइक्वालिटीज को भी एड्रेस करना है, ठीक है। तो G20 एड्रेसेस ग्लोबल इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हुआ? जो रिच और पुअर, डेवलप और डेवलपिंग, ठीक है, डेवलप, नॉट डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो डिस्पैरिटीज आ रही है, जो इनइक्वालिटीज आ रही है, उसको भी एड्रेस करना है, ठीक है। कैसे? ऐसी पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए उन कंट्रीज के लिए कि जो रिच और पुअर कंट्री है, डेवलप, अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री है, उनके बीच में जो डिस्पैरिटीज है उसको हम ओवरकम कर सके। क्लियर? तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ G20। अब आता है इंडिया का रोल क्या है G20 में। अगर इंडिया के रोल की बात करें, सबसे पहले इस साल इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था G20 को, इंडिया ने होस्ट किया था G20 को, आप सबको पता होगा। दैट इज़ द रीज़न कि ये G20 आपका ऐड हुआ है इस साल बोर्ड्स में, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन में क्या है? इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय G20 बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जितने भी हमारे इंडिया के रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्लस प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था G20 में, ठीक है, समझ आया। और इस साल G20 को होस्ट भी किसने किया था? इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था उन सारी डिस्कशंस में जो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा भी था क्या? अब इसके हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू रियो दे जनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था, जो हमने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में पढ़ा है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट, ठीक है, समझ आया। सो यस, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिस्कशंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहला पॉइंट। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज पे भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था डिस्कशन में, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीन चीज़ें याद कर लो, इंडिया ने कौन कौन सी डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट किया था। सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया ने बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं ऑलरेडी, यू माइट नो दिस, ठीक है। अब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में। क्यों पार्टिसिपेट किया है? टू स्ट्रेंथन ग्लोबल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इंडिया का ग्लोबल रिलेशनशिप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद आता है इंडियाज प्रेजेंट रोल इन G20। अब इंडिया का प्रेजेंट रोल क्या है G20 में? इकोनॉमिक रिफॉर्म। सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है इन डिस्कशंस। कौन से डिस्कशंस? रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब ग्लोबली इकोनॉमिकली हमें डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें रिफॉर्म करना चाहिए, इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। मोर ओवर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इंडिया ने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो ये इंडिया का प्रेजेंट रोल है G20 में कि इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए जितने भी रिफॉर्म्स करने चाहिए, इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मोर ओवर, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके डिस्कशन में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। फिर इंडिया ने इंटरनेशनली कोलैबोरेट किया है, इंडिया ने एक्टिवली कोलैबोरेट किया है बाकी नेशंस के मेंबर्स के साथ।
क्यों कोलैबोरेट किया है? टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको एड्रेस करने के लिए, या क्या इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने बाकी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली, ठीक है। दूसरी बात पॉलिसी, तीसरा आता है पॉलिसी एडवोकेसी। इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं विच इज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, मैं पूरे ग्लोब की बात कर रही हूँ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर, क्लियर। देन हम आते हैं अचीवमेंट क्या है G20 की अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। सो व्हाट इज द अचीवमेंट? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अचीवमेंट है G20 की अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। फर्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है वाइल कोऑर्डिनेटिंग विद दी अदर कंट्री। सो इंडियाज प्रेसिडेंसी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वाइटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अमंग G20, क्लियर। उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है। इंडिया ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जिसमें बताया गया है कि हम सस्टेनेबली कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन। इंडिया ने ग्लोबली कोलैबोरेट किया है, ठीक है, कॉर्पोरेट किया है अमंग G20 मेंबर्स, ठीक है। जितने भी G20 मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। अब इंडिया की प्रायोरिटीज़ क्या थी जो G20 में, कि इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ थी G20 में? इकोनॉमिक रेजिलियंस, मतलब इंडिया ने क्या प्रायोरिटाइज किया है? इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है वो सारी डिस्कशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक रेजिलेंस एंड मिटिगेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन। तो जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया ने उसको प्रायोरिटाइज किया है, उसके इश्यूज को प्रायोरिटाइज किया है। दूसरा, इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज किया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अडॉप्ट करें, ठीक है। सो इंडिया फोकसेस ऑन एडवोकेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एट इंटरनेशनल लेवल। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इंडिया ने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया है। इंडिया सीक्स टू फोस्टर पार्टनरशिप दैट प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड स्टेबिलिटी, क्लियर, यस। अब ये लास्ट है कि क्या कंक्लूजन है या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है G20 का। अगर मैं G20 के ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करूं तो the G20 continues to have substantial impact on global economic policy and financial stability। तो financial stability पूरे ग्लोब में लाने के लिए उन 20 कंट्रीज़ का आपस में स्पेशली बहुत ज़्यादा ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ है G20 का। एंड लास्ट, ठीक है, $4 ट्रिलियन, कितनी बात करें, $4 ट्रिलियन G20 ने कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, विच इज इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है। इस $4 ट्रिलियन ने बेसिकली क्या किया, इन्फ्लुएंस किए हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिसीजंस। तो यहाँ पे आपका G20 का टॉपिक खत्म हो रहा है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से कर लीजिए क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू। इससे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ऑल राइट, सो येस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।